नमस्ते, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ जसवीर सिंह जस्सी। तो छत्तीसगढ़ में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले पूरे प्रदेश में किसी न किसी महकमे के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच जीवीके कंपनी के कर्मचारियों ने राजधानी रायपुर में अपना अनोखा प्रदर्शन व्यक्त किया है। आपको बता दें कि आंदोलन के 18वें दिन कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की फोटो लगाकर नारियल चढ़ाते हुए पूजा आरती करते हुए एक अलग तरह का विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल संविदा प्रथा की समाप्ति और वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर अब तक ये कर्मचारी मुंडन, भूख हड़ताल, नेत्रदान, रक्तदान, अर्धनग्न प्रदर्शन और भीख मांगकर भी अपना रोष जाहिर कर चुके हैं, लेकिन आज तक आश्वासन के अलावा इन तमाम कर्मचारियों को कुछ हासिल नहीं हुआ है। कर्मचारियों का कहना है कि अब वक्त बहुत बीत चुका है, परेशानियां अपने चरम पर हैं और अगर वक्त में आने वाले समय में इनकी ये जो मांगे हैं पूरी नहीं होती हैं, यानी जो जीवीके कर्मचारियों की मांगे हैं वो पूरी नहीं होती हैं, तो आने वाले दिनों में हम सब अपने अपने परिवारों के साथ मिलकर इस अहिंसात्मक प्रदर्शन को उग्र कर देंगे, जिसकी जवाबदेही सत्ता में बैठे सियासीनों की होगी। तो इसी मुद्दे पर और भी बेबाकी से चर्चा के लिए आपको सीधे ले चलते हैं रायपुर स्टूडियो, जहां हमारे स्टेट हेड आर.के. गांधी जी तमाम मेहमानों के साथ मौजूद हैं। जी गांधी जी। देखिए, जिस तरह से संविदा कर्मचारी और साथ ही 102, 108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने एक अनोखा प्रदर्शन किया और देखिए यहाँ पे पूजा पाठ करते नजर आए। ये तमाम कर्मचारी हमारे साथ में मौजूद है, लेकिन ठीक एक दिन पहले यहाँ पे कुछ सौगातें भी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी देते नजर आए। कर्मचारियों को सौगात उन्होंने दी, पुलिसकर्मियों को भी सौगात दी और कहीं न कहीं अब सबकी नजर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पे है कि वो उनकी मांग पूरी करेंगे। तो हम तमाम यहाँ पे कर्मचारियों का स्वागत करना चाहेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले 102, 108 कर्मचारियों से ही समझ लेते हैं कि इनकी जो अभी वस्तु स्थिति है, कहीं ना कहीं एक बीच में जो कंपनी है और कंपनी और सरकार के बीच में बातचीत हो रही है और कंपनी और कर्मचारियों के बीच में बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो मिडिलमैन की भूमिका है, उस मिडिलमैन की भूमिका पर भी यहाँ पे सवाल उठ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी बातें सरकार तक पहुंच पा रही है सही तरीके से? जी, निश्चित तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि सरकार पे हर प्रत्यक्ष तौर पे हमारी जो समस्याएं हैं वो लगातार उन तक पहुंच रही है। प्रशासनिक स्तर पे हमारे द्वारा ज्ञापन भी दिया जा रहा है और शासन भी इसमें विचार करना चाहिए कि जो हमारी 6 सूत्री मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर के आज हम लोग आंदोलनरत कर रहे हैं, उन मांगों पे सरकार को विचार कर करके इस जायज मांगों को पूरा करना चाहिए। मांगों को अगर समझा जाए तो जो मांगे हैं, कहाँ पे स्थिति गंभीर हो रही है, कहाँ पे सरकार ये बोली कि आपकी मांगे नहीं मानी जाएगी, कौन सी मांग सरकार मानने के लिए तैयार है? निश्चित तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि आज आंदोलन का 18वां दिन है। सरकार कहीं न कहीं इस टेंडर को, इस योजना को जो है टेंडर में रखकर या किसी ठेकेदार को देकर के जो है छत्तीसगढ़ के आम जनजीवन से खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि बार बार टेंडर करने से कंपनी जो है, जो ठेकेदार होता है, वो शासन की पूरी बजट तो लेते हैं लेकिन कर्मचारियों का मानदेय सही से नहीं देते हैं और नई गाड़ी का मेंटेन करते हैं। खमियाजा उसकी जो आज भुगतना पड़ रहा है छत्तीसगढ़ आम जनजीवन को। तो कहीं न कहीं सरकार को इसमें स्थायी निराकरण निकालनी चाहिए कि बार बार जो है कर्मचारी आंदोलन की राह न पकड़े और एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें कर्मचारियों को भी सम्मानजनक वेतन मिले और छत्तीसगढ़ के आम जनजीवन को भी इस अति महत्वपूर्ण योजना जो संजीवनी 108 एक्सप्रेस कही जाती है, छत्तीसगढ़ की लाइफ लाइन, रीढ़ की हड्डी कही जाती है, इस योजना को स्थायीकरण करने का प्रयास करें और कहीं न कहीं जितनी बजट एक ठेकेदार को देती है उतनी बजट जो है डायरेक्ट किसी मत से, शासन की ही किसी मत से जो है कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए, ताकि जो है यह सेवा जो है पुनः छत्तीसगढ़ के आम जनजीवन को मिलता रहे। इसमें आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि जब आपने ये ज्वाइन की होगी नौकरी तो आपसे एक फॉर्म भी भरवाया होगा, उसमें तमाम कंडीशन भी रहे होंगे। क्या आपको उस समय समझ नहीं है कि इस तरह की स्थिति निर्मित हो सकती है? हमें ज्वाइनिंग लेटर तो दिया गया, लेकिन कोई भी कंपनी रहे उसमें एक निश्चित वेतनमान दिया जाता है। एक निर्धारित कैटेगरी होती है कि एम्प्लॉय को कैसे वेतनमान में रखा जाए, उनकी लिव फाउंडेशन होती है, उनको कुछ सुरक्षा निधि दिया जाता है। तो हम भी अपेक्षा करते हैं, सरकार हमारी है, हम तो हमारी मांग न्यूनतम वेजेस को ही मांग रहे हैं। ठेका प्रथा कर दी है, तो मैं ये चाहता हूं कि ठेका प्रथा को मुक्त करके शासन अपने अधीन ये योजनाओं को चलाए। कहीं ना कहीं ये बीच में मध्यस्थता कमीशन की होती है, हमारी सिर्फ न्यूनतम वेजेस मांग है और ठेका प्रथा को मुक्त करके हमको एक न्यूनतम राशि दिया जाए। अभी हम 12 से 16 घंटे ड्यूटी करते हैं, हमारा श्रम लगता है उसमें। छत्तीसगढ़ ही शासन की ये देह होती है कि बार बार बोला जाता है पत्राचार के माध्यम से कि आपको न्यूनतम वेजेस दिया जाएगा,
बार बार पत्राचार में लिखा जाता लेकिन अब है। तो बर्खास्तगी की गाज भी आप लोगों पे गिरने शुरू हो गई है, आप इसको किस तरह से निपटेंगे? ये तो कंपनी अपना सत्ता बचाने के लिए, जैसा भी उसको अपना टेंडर बचाने के लिए कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का एक हथकंडा अपनाती है। लेकिन कर्मचारी इस आंदोलन में जब उतर गए, आज 18 दिन हो चुका है, तो कर्मचारी इससे डर नहीं रहे हैं और उनका आंदोलन और उग्र हो रहा है। और आपने आज जिस तरह से पूजा पाठ जो की है, पूजा पाठ से लगता है कि रमन सिंह खुश होंगे यहाँ पे? हाँ, निश्चित तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ शासन की माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से जिस तरह का सा हमारा आज ये पूजा अर्चना का हुआ है, जो भी इससे कहीं न कहीं हम तो यही उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ शासन में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कहीं न कहीं हमारी पहल करें। पहल की जरूरत है, आप क्या मानते हैं? पहल करने की जरूरत है और जिस तरह से आगे की रणनीति आपकी किस तरह से होगी, आप क्या मानते हैं? आपकी रणनीति अब आगे चल किस तरह से आगे बढ़ेगी? हमारे जब तक मांग पूरा नहीं होगा, हम तो ये चाहते हैं जब तक मांग पूरा नहीं होगी हम किसी भी न किसी तरह के आंदोलन करते रहेंगे। और ये आंदोलन अब हमारी फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है, हमको अग्रसर हो रहे हैं, हमारे परिवार को लाने की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं एग्रेशन जो है, उस एग्रेशन के साथ में यहाँ पे तमाम जो संगठन के से जुड़े सदस्य जो अपनी मांग को रख रहे हैं, आपसे अगर समझा जाए कंपनी से भी आपकी बातचीत हो रही हो, क्योंकि कंपनी का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट के साथ में, और कहीं न कहीं उस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी चीजें, हिडन चीजें रहती है। जी, निश्चित तौर पे मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे कंपनी के साथ हमारी किसी प्रकार की वार्ता नहीं हो रही, क्योंकि जिन चीजों के आज हमारी मांगे हैं वो कंपनी के द्वारा न पूरा किया जा रहा है। न पूर्व में भी उनके साथ हमारा कुछ मांगों को लेकर के सहमति बना था, लेकिन उन्होंने सिर्फ हमको धोखेबाजी किए हैं और कर्मचारियों का सिर्फ शोषण किए हैं लगातार 7 वर्षों। इससे पूर्व भी हम लोगों ने एक जनवरी 2018 को सामूहिक अवकाश लिए थे। उससे पहले अप्रैल 2016 में इनके द्वारा ईएलपीएल की राशि, जो छुट्टी की राशि रहती है, बचत रहता है, उसको ये लोग राशि बना करके हमको सैलरी स्लिप में बना के दे दी। उस राशि का आज तक हमको भुगतान नहीं किया गया। इससे पहले अभी हड़ताल हम लोगों का 5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक हुआ, उसमें सहमति बना था। क्योंकि सहमति बनने के बाद भी इनके द्वारा 3 से 4 दिनों का हमारे एक कर्मचारियों का 4000 कर्मचारियों का सैलरी काट दिया गया। कहीं न कहीं कंपनी से हमारे किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं है, ना अभी तक किसी प्रकार की बातचीत है। कंपनी और सरकार के बीच में जिस तरह से यहाँ पे जो स्थिति है वो दिख रही है, और यहाँ पे संयुक्त प्रगतिशील जो कर्मचारी संगठन है उनसे भी हमारे साथ में यहाँ पे सदस्य जुड़ चुके हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पे जो आंदोलन है, आंदोलन की राह पे कर्मचारी संगठन यहाँ सरकार के खिलाफ में मोर्चा खुले हुए हैं। आपसे अगर समझा जाए, क्योंकि संविदा प्रथा की बात हो रही है, कहीं न कहीं संविदा प्रथा खत्म करने की आप पुरजोर यहाँ पे मांग कर रहे हैं। सर, जैसे कि आपको पता है सर कि हम संयुक्त प्रगतिशील कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में 54 विभाग में कार्यरत अनियमित कर्मचारी भाई हैं। इसमें संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है, आपके ठेका प्रथा में काम करने वाले कर्मचारी है। ये एक ऐसी कुप्रथा चली आ रही है सर कि 20 साल 25 साल से हम लोग सब अपनी अपनी सेवाएं प्रदान करें। हमारी उम्र अब शासकीय सेवकों की बात सेवा देने के लिए लायक नहीं बची है सर। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम किसी अन्य शासकीय कार्य या शासकीय जो वैकेंसी जारी होता है उसमें भर सके। ठेका प्रथा जो चली आ रही है सर, ठेका प्रथा आज आपने देखा होगा जांजगीर चांपा के संबंध में पेज में छपा हुआ एक पेपर में आया है कि मार्कफेड के कर्मचारी भी अब ठेका प्रथा से आएंगे। तो ये एक ऐसा हमारे राज्य में, हमारे छत्तीसगढ़ जो एक ऐसा राज्य है जो संदिग्ध राज्य है, इस पर ठेका की जो गतिविधियां उत्पन्न हो रही है इसको थोड़ा सा कम किया जाए। और जो जैसे कि विभिन्न योजनाएं हैं केंद्र की और राज्य की, केंद्र और राज्य की योजनाओं को संचालित करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता है। शासन चाहे इनके लिए बजट पास करती है, तो ये बजट शासन खुद हमें दे। और हम जो अनियमित कर्मचारी भाई है, जो संविदा कर्मचारी है, जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है, इनको तनख्वाह वहां से प्राप्त हो सरकार की तरफ से, जिससे हमारे सामने जो बेरोजगारी की समस्या है सर वो पूरी तरह से समाप्त हो। हम तो 65 वर्ष की जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, जिससे हम हमारा परिवार भी समृद्ध हो सके। जैसे कि आपने देखा होगा सर कि संविदा कर्मचारी, जैसे आपने 60 साल रिटायरमेंट का आयु निर्धारित किया, उसको आपने 65 साल किया। 2 साल जो बेरोजगार है वो 2 साल और बेरोजगारी की दर झेले। अब 65 साल हो गया, उसको रिटायरमेंट देने के बाद आप पुनः उसको संविदा में आप नियुक्ति देते हैं। ये तो सीधा सीधा युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ छल हो रहा है सर। अगर आपने उसको रिटायरमेंट की आयु अगर 62 साल निर्धारित किया तो उनको आप
सुरक्षित करके उनको 62 साल रिटायरमेंट करने के बाद घर में आराम दीजिए। आप उनको पुनः काम में लेते हैं, अगर आपको उनको पुनः काम में लेना है तो रिटायर्ड का कोई आयु ही नहीं रहना चाहिए। जब तक आदमी जीवित रहे तब तक उनको जॉब दे दीजिए, ताकि युवाओं को ये तो हो जाए कि अब हमारे लिए सरकारी नौकरी नहीं है, ये नौकरियां हमारे लिए समाप्त हो जाए। आप ज्वाइन कर रहे होंगे, जो बात मैं इन लोगों से कर रहा था वही बात कि आपने ज्वाइनिंग के समय सिग्नेचर जब आपने किया होगा तो तमाम शर्त और नियम तो पढ़े होंगे आपने। सर जी, जैसे कि आपको पता है हम लोग एक ऐसे देश के वासी हैं जो स्वतंत्रता सबको चाहिए। आज हमारे पास स्थितियां ऐसी निर्मित हो गई है सर, जब कोई आदमी संविदा में ही जब नौकरी करता है तो वो ये सोचता है कि हमें उनके लिए सरकार द्वारा कोई ना कोई नियम बनाया जाएगा और उन्हें नियमित करेगा। सरकारी जॉब तो बड़े आसानी से मिल नहीं रहा है सर। ये जो संविदा आजकल पूरे सरकारी जॉब को रोक दिया गया है, सब संविदा में निकल रहे हैं और आज आप देख रहे हैं सर कि ठेका प्रथा हो गया है। तो हमने ये चाहा है कि हम भी तो राज्य के बच्चे हैं, रमन सिंह के ही बच्चे हैं, डॉक्टर साहब के बच्चे हैं। डॉक्टर साहब ने सबको कुछ न कुछ दिया। हम तो डॉक्टर साहब से यही चाहते हैं कि हमको भी 62 साल की जॉब सिक्योरिटी दे दो सर। हम तो आपको सदर नमन करेंगे। हम तो चाहते हैं कि आप यशस्वी मुख्यमंत्री बने रहे, चौथे पारी भी आपके लिए, बस हम लोगों के प्रति कोई ध्यान दे दे, हमारा जीवन का निर्धारण कर दे, हमारे लाइफ लाइन का निर्धारण कर दे। जैसे कि सर बात हो रही है कि दस्तखत करने का, आपने देखा होगा शिक्षा कर्मियों को भी सबसे पहले जब 97-98 में शुरू हुआ उन्होंने बहुत लंबा चला जी, वो मानने में थे सर, बाद में उनको संविदा में किए, संविदा के बाद नियमों को ताक में रखते आज राज्य शासन ने उनको संविलियन का सौगात दे दिया। हम भी डॉक्टर साहब से चाहते हैं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से चाहते हैं कि हमारे लिए भी नियमों का निर्धारण करें। अड़चन कहाँ आ रही है, कहाँ चीजें रुक रही है? सर अड़चन कहीं पर भी नहीं है। आपकी जो बातचीत होती होगी अधिकारियों से, तमाम प्रतिनिधियों से, कहाँ पे आके चीजें रुक रही है? डॉक्टर साहब से जैसे बात हुई, प्रशासनिक स्तर से बात हुई, तो उन्होंने तो हमें आश्वासन पूरा दिया है कि आप लोगों की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और आप लोग धैर्य धारण करें, आप लोगों की मांग पूरी की जाएगी। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि आज हमारा आंदोलन 18 दिन हो गया, 18 दिन में 8 दिन तो हम लोगों ने क्रमिक भूख हड़ताल किया है सर। आज हमको आपने देखा होगा कि हम लोगों ने नियमितीकरण के संबंध में लोगों से भीख मांगकर अपने लिए सहायता मांग किया, चाहे राशि के रूप में हो चाहे उनसे टोपी के माध्यम से लगाकर उनको बताया है। लेकिन शासन की तरफ से अभी तक कोई ऐसा पहल नहीं हुआ कि हमसे आकर बातचीत करे। शासन ने तो आपकी बात को सुन लिया है और जैसे आज एक पुलिस कर्मियों को लेकर भी जो सौगात से निकल के सामने आ गई, मुझे लगता है कि फैसला भी एकाएक ही निकल के सामने आएगा, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि एक बहुत बड़ी सौगात आज पुलिस कर्मियों को मिल सकती है। कहीं ना कहीं आपको भी उम्मीद होगी कि सरकार आपकी बातों पर कहीं ना कहीं विचार तो करे, क्योंकि आपातकालीन सेवा है, आपातकालीन सेवा के लिए सरकार को भी राहत देनी चाहिए। जी, निश्चित तौर पे मैं बताना चाहूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो 108, 102 जो योजना है महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। आज देखा जाए तो लगभग छत्तीसगढ़ की 90% ऐसे जो आम जन है उनको उसका लाभ त्वरित तौर पे मिला जाता है और डायरेक्ट तौर पे। तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी से हमको भी यही उम्मीद है कि हम लोगों को भी अपने अधिकृत करें और जो एक बिचौलिया जो कंपनी है उसको हटाया जाए। आप क्या मानते हैं, मतलब कि तमाम बातें आ गई, आपकी जो बातचीत हुई होगी, बातचीत में जो चीजें, जो रास्ता निकलना चाहिए वो रास्ता कहाँ पे रुक जा रहा है? अब यहाँ पे मैं सरकार का निंदा करना चाहूंगा। सरकार हमें ये बोलती है कि आप कंपनी के कर्मचारी हैं, आपको हम नियमित नहीं कर सकते, असंभव है। लेकिन ये जो छत्तीसगढ़ एक पहला राज्य है जहाँ पे शराब जैसी कंपनी को, शराब जैसे एक योजना को अपने अंदर में ली है। नहीं, वहाँ भी संविदा ही कर्मचारी है, वो भी कुछ भी रहे सर, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से चल रही है। हमको तो ऐसा बोला जाता है कि आप प्राइवेट कर्मचारी हैं, लेकिन प्राइवेट कर्मचारी क्या, हम एक छत्तीसगढ़ के ही आदमी हैं, हम छत्तीसगढ़ के ही नागरिक हैं, सरकार के ही बच्चे हैं। और मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन भी करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं सर हमारे मांगों पर निराकरण की स्थिति लाए। कंपनी के बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर है तो कंपनी के साथ में आप, क्योंकि आपकी बातचीत तो कंपनी के साथ में है। आप जी सर, मैं मानना चाहता हूँ कि कंपनी के साथ है, लेकिन अभी हम लोग कंटिन्यू 7 से 8 साल ये सेवाएं दे चुके हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यही आशा करता हूँ कि इतनी बड़ी महत्वपूर्ण सेवाएं को, ये जो सेवा है ये संचालित खुद छत्तीसगढ़ शासन अपने अधीनस्थ तक चलाए। अधीनस्थ चलाने की जरूरत है। आप हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हो, क्योंकि एक बहुत से महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा कर रहे हो। मौत भी हो रही है सही समय पे, यहाँ पे जो मरीज है वो नहीं पहुंच रहे। आपकी भी तो एक दायित्व है कहीं ना कहीं मानवता के नाते। मैं इसके लिए अपनी छत्तीसगढ़ जनता से माफी चाहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ये मजबूरी है। लगभग हम लोगों ने 100 बार शासन से बात करने की कोशिश की, उनसे प्रत्यक्ष मुलाकात किया, उसके बाद भी हमारे ऊपर कोई भी पहल नहीं की गई है। इसके पहले हम लोगों ने
कई बार पत्र के माध्यम से उनसे मिलने के लिए आग्रह भी किया है, परंतु किसी भी तरह से कोई पहल नहीं किया गया है। मजबूरन हम लोगों को ये आज ये कदम उठाना आज पड़ा। जिस फोन पे आप बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आपकी बात जाएगी और इस बात के जरिए आप अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं शासन तक। जी सर, बिल्कुल हम अपनी मांगों के बारे में लगातार बता रहे हैं सर। ठीक है, आपसे अगर समझा जाए तो आप तमाम उस दरवाजे पे पहुंचे जहां पे आपकी सुनवाई हो सकती है। तमाम जगहों पे क्या आपको लगा कि एक सकारात्मक पहल दिख रही है? जी जी सर, ये मैं तो यही उम्मीद करता हूँ छत्तीसगढ़ शासन से कि हमारी मांगों पे जल्द से जल्द सुनवाई होगा, पहल भी होगा, हमारे पक्ष में ही होगा, क्योंकि आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, निश्चित तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि आज भी एक ठेका की जो बात आती है कहीं न कहीं वो रोड़ा साबित होती है, लेकिन मैं इसमें स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार की बजट है, राज्य सरकार की योजना है और छत्तीसगढ़ सरकार की आम जनजीवन इसके लाभान्वित हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस ठेका प्रथा को बार बात इसमें आती है, लेकिन बाकी राज्यों में जो सिस्टम है आपने उसको भी देखा होगा। बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, हरियाणा में भी इस तरह की ठेका दी गई थी, जीवीके कंपनी को ही दिया गया था। बार बार ब्लैक लिस्टेड भी है। हाँ, बार बार आंदोलन हो रहा था। वहाँ पे भाजपा की सरकार उन्होंने एक निर्णय लिया कि कहीं न कहीं इन कर्मचारियों को एक ही स्टेप आगे लेनी चाहिए और भविष्य में इनके नियमितीकरण का भी उन्होंने प्रस्ताव रखा भी है। तो वहाँ पे बार बार ठेका प्रथा में न देकर के एनएचएम में दिया गया उनको। वित्तीय स्थिति और तमाम चीजें सरकार के सामने भी एक अपनी चुनौती है। जी, वित्तीय जब समस्याएं की बात आती है तो यहाँ पे स्पष्ट कहना चाहूंगा मैं कि जितनी बजट अगर सरकार कंपनी को देती है तो कहीं न कहीं उस बजट को अगर हमको प्रत्यक्ष तौर पे तो ये चीजें 30% से कहीं न कहीं आर्थिक सरकार की मजबूती भी होगी और उसमें कम बजट भी होगा, क्योंकि कंपनी आज जिस उम्मीद के साथ सरकार उनको दिया जाता है कि अच्छे तरीके से इसका सर्विस का प्रोवाइड हो, कर्मचारी अच्छे। कितने कर्मचारी सफल हो रहे हैं आपके साथ में? कितने कर्मचारी हैं जिनके सामने ये चुनौती है? जी, पूरे अभी 4000 पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे जो कर्मचारी और जिन्होंने आज मुख्यमंत्री के फोटो के सामने एक विनती की है, संयुक्त प्रगतिशील के अगर नजरिए को समझा जाए आगे चल के आप किस तरह से, क्योंकि ठीक है लगातार आपकी बातचीत हो रही है, लेकिन एक उम्मीद की किरण तो होगी कि किसी न किसी तरीके से आप अपनी बात को पहुंचा पाए, शासन की बात आप तक पहुंच पाए। जैसे कि सर आपको तो पता है कि अभी हमारे माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी मंचों में जाते हैं और अभी जैसे आपके फेडरेशन कर्मचारियों को उन्होंने 4 सूत्री मांग के सौगात दिया है, जैसे पुलिस विभाग वालों को सौगात दिया, तो हमको भी पूरा उम्मीद है कि किसी न किसी मंच से वो हम सारे कर्मचारी भाइयों के लिए कोई ना कोई घोषणा जरूर करेंगे। जैसे इन भाइयों की बात हुई सर, बिहार में आपने देखा होगा, बिहार में नीतीश साहब जी ने जो ठेका में है उनको भी 62 साल का जॉब सिक्योरिटी दिया है। हम चाहते हैं डॉक्टर साहब से कि सभी कर्मचारियों का जॉब सिक्योरिटी दीजिए, ताकि भविष्य में ऐसा कोई आंदोलन करने की जरूरत ही ना पड़े। जैसे कोई बच्चा रोता है तो माँ तभी जानती है कि जब बच्चा रो रहा है, तो माँ को भी उत्तरदायित्व बनता है, अगर बच्चा नहीं रोए तो बच्चा क्यों नहीं रोए इसकी जानकारी दे। सिर्फ एक ही विभाग या एक ही कर्मचारी को हर बार अगर वो चीखता है, चिल्लाता है या हर बार वो मांग करता है अपने पूरे नियमों को बदल बदल कर अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। हमारा कोई भाई तो संविलियन की राह पर चला, लेकिन हम चाहते हैं कि आज हम लोगों के सामने भी वही पीड़ा है, वही दर्द है, हमारा भी परिवार है, हमें भी आर्थिक सुरक्षा की जरूरत है, हमें भी मानसिक सुरक्षा की जरूरत है। आर्थिक सुरक्षा की जरूरत है, पूरे प्रदेश के वासियों को आर्थिक सुरक्षा की जरूरत है। सरकार कहीं ना कहीं जिस तरह से शिक्षा कर्मियों के हित में फैसला लिया, जिस तरह से कर्मचारियों के हित में फैसला लिया, शायद आप भी सभी ये चाहते हैं कि आपके हित में फैसला हो और एक बेहतर भविष्य आप लोगों का दिखे। तमाम आप लोगों का हम यहाँ पे धन्यवाद करना चाहेंगे जो आप इस परिचर्चा में शामिल हो रहे, अपनी अपनी बात को रखा। कहीं ना कहीं इन सबकी उम्मीद है सरकार से कि सरकार ने जिस तरह से आज एक बहुत बड़ी सौगात दी, कल भी एक सौगात यहाँ पे शासन देती नजर आई, एक के बाद एक आदेश जारी होते नजर आए, तो कहीं ना कहीं आदेश की कॉपी जो इनके लिए भी निकले और इनके हक में कुछ न कुछ फैसला हो। तमाम मेहमानों का यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद। बैक टू स्टूडियो।